Hello my dear friends, how are you all? I hope that you're doing very great. Well, welcome back to Streamline with Ikman and heartiest congratulations बच्चों, we are done with the physics portion for our GPPAT entrance examination 2025 and now we are heading towards the chemistry and the last session. बच्चों जो है हमने 15 मई को ये सीरीज स्टार्ट की थी एंड एक महीना ऑलमोस्ट होने वाला है एंड अब जो है हम केमिस्ट्री पे आ गए हैं. इसके बाद जो है मॉक पेपर्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, डाउट सेशंस लगाएंगे एंड देन वील बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर आवर एग्जामिनेशन 2025 विच इज गोना हेल्ड ऑन 1 जून 2025. तो बच्चों जो है ऑलमोस्ट 15 डेज बचे हुए हैं. अब जो है तैयारी बहुत जोरों शोरों से करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों को जो है टैकल आउट करना पड़ेगा. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट केमिस्ट्री 11th एंड 12th. हम करने वाले हैं इन पूरे 5 दिनों में. 15 मई मैंने बोला था कि 15 अप्रैल से 15 मई तक हम इसे करेंगे. तो 15 मई आने वाली है, तब तक हम केमिस्ट्री डन करेंगे एंड फिर मॉक पेपर्स हो गया, तुम्हारे क्वेश्चंस हो गए, वो हम लगाएंगे. तो बच्चों सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. आई नो दैट देयर आर स्टूडेंट्स हु सीरियसली एंड जेन्युइनली सपोर्ट्स मी एंड दे नो दैट आई एम देयर टू हेल्प देम आउट. तो थैंक यू सो मच. आप लोगों का प्यार एंड आपका सपोर्ट ही है जो मुझे यहाँ तक लेके आया है. वेल अगर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा केमिस्ट्री 11th एंड 12th. ठीक है, तो केमिस्ट्री 11th एंड 12th की बात करें तो यहाँ पे हमारे 11th में कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया. ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये रिडॉक्स हो गया. ठीक है, कुछ ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, रिडॉक्स हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तुम्हारे 11th में. ठीक है, जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले मैं सोचूँ कि तुम्हें 12th कंप्लीट करा दूँ क्योंकि 12th ज़्यादा आती है. ठीक है, अगर मैं 12th तुम्हारी डन होगी तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई हमारी एटलीस्ट 12th तो डन है. ठीक है, एंड ये जो चैप्टर्स हैं इन पर हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना है. बाकी जो थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर हैं वो काफ़ी ह्यूज चैप्टर्स हैं, है ना. मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर किया था. अगर तुम्हें सेशंस को डे फर्स्ट से फॉलो करें तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि स्टडी मोर रादर देन स्टडिंग टफ. ठीक है, वो टफ वाले चैप्टर से कितने ही आ जाएगा, आपको 2 या 3 दिन लग जाएंगे, वो भी आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे अगर आपने नहीं पढ़ा है. नीट एस्पिरेंट वाले बच्चों को नहीं बोल रही हूँ, जिन्होंने नीट दिया है, जिन्होंने पढ़ा है वो तो बिल्कुल अच्छे से करना उसको. बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो रादर आस्क देम टू स्किप लाइक द वे आई स्किप्ड इट एंड 1 या 2 क्वेश्चन आया था, इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं. बाकी बच्चों आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री में तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री करने वाले हैं, तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं. तो केमिस्ट्री का सबसे पहला जो तुम्हारा चैप्टर है दैट इज सोल्यूशन. सोल्यूशन में मैंने अपने ही नोट्स ऐड किए हैं, मतलब मैंने सोल्यूशन में तो नहीं किए, बाकी में मैंने खुद के ही नोट्स ऐड किए हैं. फॉर्मूलाज तुम्हें दे दिए हैं चैप्टर 1 के भी. ठीक है, मैंने खुद के नोट्स इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि वो बहुत ही कट टू कट है, सिंपल है. तुम्हें ऑलरेडी शेयर्ड भी है टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जाके जो है तुम उनसे पढ़ भी सकते हो एंड वो कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो जाएगा. तो आज हम करने वाले हैं और फिजिकल एंड मैं बता दूँ तुम्हारी क्लास 12th में तुम्हारा इनऑर्गेनिक हो गया और तुम्हारा ऑर्गेनिक हो गया. ये सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, लाइक मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से ही आते हैं, तो हमें ज़्यादा एम्फेसाइज भी उन्हीं पे करना है. स्टार्ट कर लेते हैं केमिस्ट्री 11th. क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर जो है वो है हमारे सोल्यूशन. ठीक है, तो सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन क्या होता है. सोल्यूशन कंप्राइजेज अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट. सोल्यूट क्या होता है बच्चों और सॉल्वेंट क्या होता है. सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जाता है और सोल्यूट जो मिलाया जाता है, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो कि एक सॉल्वेंट में मिलाए जाते हैं. ठीक है, तो वो हम सोल्यूट बोलते हैं, जो कि लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है जिसमें हम चीज़ों को क्या कहते हैं मिलाते हैं. ठीक है, एंड दिस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट सोल्यूशन. सो टॉकिंग अबाउट वेरी फर्स्ट थिंग, थोड़ा सा इग्नोर करो बच्चों, गेस्ट रूम में बैठी हूँ, गेस्ट आ जाते हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग विद तो तुम्हारा सोल्यूशन होता क्या बच्चों. सोल्यूशन होता है इट इज़ डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि जब तुम्हारे एक सॉल्यूशन होता है दैट कंसिस्ट ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, समझ में आया. तो उसके बाद दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप. होमोजीनियस का मिक्सचर का मतलब होता है कि जहाँ पे तुम्हारे जो भी सब्सटेंसेस इनमें प्रेजेंट है वो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होंगे. सो दैट इज एक्जैक्टली व्हाट योर होमोजीनियस मिक्सचर इज. ठीक है, अब हम इनको 3 सोल्यूशन में डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है सॉलिड सोल्यूशन, एक होता है गैसियस सोल्यूशन और एक होता है लिक्विड सोल्यूशन. वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं तुम्हें बता दे रही हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज.
मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, मोलैलिटी, ये सब जो है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को एक्सप्रेस। अगर तुम्हें ये चैप्टर नोट्स को स्पेसिफिकली पढ़ना है तो गो थ्रू माय नोट्स जो मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं, ठीक है, वहीं से पढ़ना, वो ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा। देन कमिंग टुवर्ड्स हेनरीज लॉ। देखो बच्चों, हेनरीज लॉ क्या होता है ना, हेनरीज लॉ होता है वो लिक्विड, वो होता है कि जो डिसोसिएशन होता है लिक्विड्स में, ठीक है, लिक्विड्स में जब तुम्हारे गैसेस का डिसोसिएशन होता है तो उसको जो है हम हेनरीज लॉ से क्या कहते हैं, कनेक्ट करते हैं कि जब तुम्हारा लिक्विड है, लिक्विड तुम्हारे यहाँ पे क्या सॉल्वेंट है एंड तुम्हारा उसमें सॉल्यूट क्या है, तुम्हारी गैस है, ठीक है, तो जब इन दोनों का डिसोसिएशन होता है तो हम उसको हेनरीज लॉ से बोलते हैं, ठीक है। द स्टेट दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, गैस की सॉल्युबिलिटी एक लिक्विड में एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। गैस का जितना पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, अगर एक तुम्हारी गैस है उसका जितना पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि तुम्हारी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी गैसेस की एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। अगर तुम्हारे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्वेंट का हमेशा लोअर हो जाएगा। हमेशा याद रख लेना कि जो तुम्हारे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स होते हैं वो हमेशा तुम्हारे वेपर प्रेशर को लोअर कर देते हैं। यहीं से तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ें तो देखो तुम्हारे कोल्ड वाटर में, तो तुम्हारा जो कोल्ड वाटर होता है वहाँ पे गैसेस का सॉल्युबिलिटी इज मोर एंड तुम्हारे हॉट वाटर में गैसेस का सॉल्युबिलिटी इज लेस एंड प्रेशर्स आर लाइक लेस इफेक्टेड। प्रेशर का कुछ खास इफेक्ट होता नहीं है, ठीक है, इन पे। एंड अगर हम हेनरीज लॉ की बात करें तो इसमें टेम्परेचर का काफ़ी बड़ा रोल होता है, ठीक है। टेम्परेचर का काफ़ी बड़ा रोल क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा है, लाइक तुम इसको रिलेट कर सकते हो, क्वेश्चन आएगा तुम्हारा एक्वेटिक वाला कि अगर तुम्हारा जो एक्वेटिक सिस्टम है, ठीक है, जो तुम्हारा पॉन्ड्स लेवल होते हैं उनमें तुम्हारे फिशेस जो है वो कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, वो तुम्हारे क्या कहते हैं ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है फिर गर्म पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वो होती है ठंडे पानी में, क्योंकि वहाँ पे गैसेस, अब गैसेस से क्या मतलब है, O2 जो है वो अच्छे से उसमें जो है मिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है तुम्हारा राउल्स लॉ। क्या आता है राउल्स लॉ, क्या आता है, द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज रूल्ड बाय राउल्स लॉ, ठीक है। अगर हमारा जो वेपर प्रेशर होता है, जो तुम्हारा क्या कहते हैं किसी भी सोल्यूशन के ऊपर जो वेपर का प्रेशर होता है दैट इज योर वेपर प्रेशर, ठीक है, हम उसको द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज रूल्ड बाय राउल्स लॉ। द लॉ स्टेट दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ओवर सोल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इज इक्वल। इसकी ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि जो तुम्हारा AA और BP का इंट्रैक्शन होता है दैट इज नियरली इक्वल टू द AB इंट्रैक्शन। इसकी एग्जांपल्स की बात कर ले, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, फ्लोरोइथेन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डेल्टा एंथैल्पी चेंज होता है वो भी नॉन जीरो होता है और जो तुम्हारा वॉल्यूम का चेंज होता है वो भी नहीं, एंथैल्पी चेंज लाइक तुम्हारा एंथैल्पी चेंज भी जीरो होता है, वॉल्यूम का चेंज भी जीरो होता है, ठीक है। अब राउल्स लॉ से दो टाइप के डेविएशंस आ जाते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में तुम्हारा टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, यहाँ पे AA और BP का इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर देन द AB इंट्रैक्शन, और तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन होता है, यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव डेविएशन में, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि तुम्हारा AB इंट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन AA एंड BB इंट्रैक्शन। समझ में आ गया? ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इन सबको पढ़ना है। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट द सॉल्यूशन। तुम्हें सब वो जो भी तुम्हारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ थी तुम्हारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और क्या कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और तुम्हारी रिलेटिव लोअरिंग और तुम्हारी ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सबके फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ पे आ जाते हैं बच्चों। फ्रॉम द बिलो ऑप्शन चूज द करेक्ट एग्जांपल फॉर गैसियस सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन के लिए कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही है? सबसे पहला कि ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व होती है वाटर में, ठीक है। दूसरा है
तुम्हारे गैसियस सोल्यूशन की बात हो रही है। अब तुम बोलोगे ऑक्सीजन तो मैम वो होती है डिजॉल्व, अगर तुम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ोगे तो तुम तो पहले कोई टिक कराओगे कि हाँ भाई ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होती है। ये नहीं पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गैसियस सोल्यूशन के एग्जाम्पल से सही है। तो गैसियस सोल्यूशन में तुम्हारा कैम्फर जो नाइट्रोजन गैस है, गैसियस सोल्यूशन यानी कि यहाँ पे जो तुम्हारे दोनों कंपोनेंट्स होंगे सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या होगा, गैस होगी। तो वाटर तो तुम्हारा लिक्विड है, यहीं पे थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना। दूसरा होता है तुम्हारा कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, यहीं पे हमें समझ में आ रहा है कि कैम्फर क्या है, ये भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। सेकंड है विच ऑफ द अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन का क्या एग्जांपल, कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, कॉपर भी सॉलिड होता है, गोल्ड भी सॉलिड होता है। चलो अभी हम इसको उस पर रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं। सेकंड, इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर, नहीं यार ये तो गलत हो गया, ग्लूकोज भी नहीं हो सकता, सोडियम क्लोराइड भी नहीं हो सकता, तो सबसे पहला ही हमारा सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन हाउ मैनी वे, ये मैं तुम्हें एग्जांपल्स बता रही हूँ, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, इनमें से एक दो होंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगी, बट ये है कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इस ऐसे कॉन्सेप्ट से तुम्हें इस तरीके से तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। बच्चों जैसे अगर आपको ये रात को सेशन मिल जाता है, मोस्ट प्रोबेबली 7-8 बजे मिल जाता है, फिर लेट हो जाता है 9 बजे तक मैक्स मिल जाता है, तो तुम पूरा अगले दिन क्या करते हो, पूरे अगले दिन तुम्हें क्या करना होता है, बेसिकली तुम्हें पूरे अगले दिन जो है ये सारे चैप्टर्स का क्या करना होता है, ये जो भी चीज़ें तुम्हें बताई जाती है, जो भी फॉर्मूलाज बताए जाते हैं, पूरे चैप्टर तुम्हें एक जितने भी चैप्टर पढ़ाए जाते हैं सबका रिवीजन करना होता है बैठ के, पूरा दिन तुम्हें इसीलिए दिया जाता है। एंड इसकी रिवीजन की प्रैक्टिस करोगे सीरीज़ के सहारे, तो यू आर लिविंग, ठीक है तुम्हें सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, बट सीरीज़ देखने से अगर तुम्हें सिर्फ एक सेशन देखने से सारी चीज़ें याद हो जाती तो फिर तो एक बंदा एक मैराथन की सीरीज़ लगाए एंड वो अगले दिन पेपर दे, ऐसा तो नहीं होता ना। जब तक तुम खुद का हार्डवर्क यूज़ नहीं करोगे तो तुम्हारा कैसे सही होगा, राइट। तो काम को अगर पटरी पे लाना है तो तुम्हें तो खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी, लोग सेशन तो खुद लगाने पड़ेंगे। लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं सेशंस देखती थी, लाइक मैंने कोचिंग तो नहीं ली, आई यूज़ टू वॉच द यूट्यूब सेशंस, ठीक है, एंड स्कूल में बहुत कम जाती थी, ठीक है, तो मैं यूट्यूब से नोट्स बनाती थी, पहले कॉपी बनाती थी, वीडियो देखते देखते साइड में नोट्स बनाती थी, रोक के वीडियो, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद मैं क्या करती, उन्हें एक अच्छी, लाइक पहले वो गंदे से नोट्स होते थे बिकॉज वो रफ में बनाए होते थे, फिर उसके बाद मैं उन्हें अच्छे तरीके से कॉपी में लिखती थी। एक कॉपी में नोट्स बनाने के बाद जो है उस टाइम पे मैं रिवीजन भी हो जाता था, जब मैं पढ़ती थी ओके कैसे से है, फिर याद हो गया, फिर उसके बाद क्या करती थी मैं उन्हें बिना देखे जो है जितनी भी चीज़ें होती थी मैंने एक और कॉपी में लिखती थी, एक और कॉपी में फिर मैं जितनी भी चीज़ें मेरी छूट जाती थी मैं उन्हें फिर से रिवाइज करती थी, एंड जब मेरा फाइनली डन हो जाता था फिर मैं उसके बहुत सुंदर सुंदर अच्छे तरीके से उसको A4 शीट्स में बनाती थी, जो मैंने आपको शेयर कर रखे हैं। दे आर द फोर्थ जो मेरा प्रैक्टिस होता था, दैट वाज वो फोर्थ प्रिपरेशन जो मैं एक चैप्टर को पढ़ने के बाद करती थी, उसके बाद मुझे इतनी सॉलिड प्रिपरेशन हो जाती थी कि मुझे दोबारा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बस वो नोट्स थे लाइक मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट, सारे कॉन्सेप्ट उनमें होते थे, मैं उनसे पढ़ती थी और सारे एग्जाम्स दे देती थी, ठीक है। तो ऐसे मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम 4-4 बार के अब पढ़ो और लिखो और फिर वो करो, तो मैं नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, क्योंकि मुझे नोट्स ऐसे समझ नहीं आते थे, मैं खुद के ही नोट्स बनाती थी, पर तुम्हें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है एंड देयर हैंड रिटन नोट्स, हैंडमेड नोट्स हैं, ठीक है, तो वो तुम्हें बहुत सॉलिड है, उनको पढ़ो, उनको अच्छे से रिवाइज करो। एंड अब हम क्वेश्चन थर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन थर्ड इज इन हाउ मेनी वेज कैन अ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बी एक्सप्रेस्ड। देखो एक कंसंट्रेशन जो है एक सोल्यूशन का कितने तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास परसेंट में कर सकते हैं, वॉल्यूम परसेंट में कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में कर सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में कर सकते थे, मास बाय वॉल्यूम में कर सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में कर सकते हैं, मोलैरिटी में कर सकते हैं, मोलैलिटी में कर सकते हैं और नॉर्मैलिटी में कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारा आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। 8 तरीके हो गए। What is the mole fraction of ethylene glycol in a solution containing 20 ग्राम of mass? ये क्वेश्चन तो मैम हमारी NCERT का है और ये क्वेश्चन जो है बच्चों तुम्हें बहुत जगह देखने को भी मिलता होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ मास, बहुत ईजी है। मुझे एक बात बताओ, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2, राइट, यानी कि 2 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या होंगे इसके बाद क्या होगा, अब इसका निकालोगे तो पूरा मास, तो कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास निकालना है, पूरा मास निकालो, कैसे निकालोगे, 12 कार्बन का मास कितना होता है, 12 12 2 जा 24,
हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हैं हाइड्रोजन तुम्हारे? हाइड्रोजन तुम्हारे 6 हैं, तो कितने हो गए? 6 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 जा 32 हो गया। अब मैं पूरा ही सॉल्व कराऊंगी वरना बच्चे बोलेंगे मैम आप तो कैलकुलेशंस पे छोड़ देते हो, जैसे कि वो कल बच्चे ने बोला था। अब तो वो शायद बच्चा नहीं देख रहा होगा दोबारा सेशन, जो भी है आपकी मर्जी। तो आंसर हो गया 62 ग्राम पर मोल। समझ गए? 32 + 6 38, फिर उसके बाद 24 जोड़ दोगे तो 62। ठीक है, अब 62 ग्राम पर मोल तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का निकल के आ गया है। कितना निकल के आ गया है? 62 ग्राम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है तुम्हारा 20 ग्राम। ठीक है, तो जो तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो पहले सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? Na + NB अपॉन NA/NB। Na/Na + NB अगर उसका एक का निकालोगे तो, वैसे तुम्हें वो वेरिएबल्स अलग लिए होंगे, तुम्हारे स्कूल में हमारे तो यही थे। ठीक है, तो तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स = गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 20 है, और मोलर मास कितना हो गया? 62 हो गया। अब इसको करो 20 60 ये आता है तुम्हारा 0.32। चेक कर लेना, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, बहुत टाइम हो गया कैलकुलेशंस किया। तो 0.322 मोल्स आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि मोल्स ऑफ वाटर किस में मिलाया है? सोल्यूशन में मिलाया है, तो हम वाटर एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि पानी एज्यूम कर लेते हैं, लिक्विड एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा अब पानी का निकालोगे। पानी का कितना होता है? पानी का होता है तुम्हारा अगर तुम्हारा 20 ग्राम तुम्हारा इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो 100 में से 20 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, यानी कि 80 ग्राम ऑफ वाटर हो गया। गिवन मास तो हमें निकल गया वाटर का, है ना? कितना आ गया? 80 आ गया। अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H होता है 6, है ना? H होता है 1, तो 2 + 16 तुम्हारा उसका हो गया ऑक्सीजन का, तो 16 + 2 18 हो गया, तो तुम्हारा 80/18 हो गया। ये तो 4.44 होता है, ये तो हमें पता ही है कि नंबर ऑफ मोल्स वाटर में 4.444 मोल्स होते हैं। ये ना कुछ चीज़ें से रैंडमली रट लो, लाइक ये जैसे नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने होते हैं। अगर तुम्हारा वाटर 80% है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने इतना घिसा है, लाइक स्कूल में भी बहुत घिसा है, तो ये तो बिल्कुल क्वेश्चन ही रटा हुआ है। कई बच्चों को भी रटा होगा, है ना? क्योंकि बहुत बहुत बार देखा जाता है क्वेश्चन। हमारे स्कूल में तो हर पेपर में हमारे सर यही देते थे। हमारे सर बहुत अच्छे थे पढ़ाने, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं। वैसे हमारे सर भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ना होगा तो बताना मुझे बता देना, मैं चैनल रिकमेंड कर दूँगी। बट हाँ, अगर तुम्हें 10th में लाइक 10th के बच्चों के लिए, अगर 10th के कोई भाई बहन है तो इफ़ दे वांट टू स्टडी, तो देयर इज़ लाइक वेरी नाइस सर, बगल में ही रहते हैं। ऐसा कुछ स्पॉन्सर नहीं है यार, ऐसा लोग सोच लेते हैं स्पॉन्सर कुछ नहीं है। वैसे रिकमेंड कर रही हूँ लाइक कैजुअली एज अ एल्डर सिस्टर कि हाँ दे टीच वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। मेरे भाई को भी पढ़ाया उन्होंने, तो उनका यूट्यूब चैनल है नो नेम क्लासेस करके, एक बार देख लेना। अपने भाई बहनों को रिकमेंड कर दो, तुम थोड़ी 10th का पढ़ोगे तो वो 11th 12th भी शुरू करने वाले हैं जल्दी, तो मैथ्स भी पढ़ाते हैं। हाँ मैथ्स पढ़ाते हैं, तो वो रेकमेंड कर देना, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। लाइक मेरे भाई को पढ़ाते थे वो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी कोई स्पॉन्सर नहीं है ये, उनको तो पता भी नहीं होगा।
ठीक है, तो बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। Na इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस NB। मैं ये ले रही हूँ वेरिएबल्स, तुम कंफ्यूज मत होना। तो Na कितना है, 0.322 है। Na प्लस NB कर दो, 0.322 प्लस 0.444। चलो 0.44 समझ आ गया ना, भावनाओं को समझो। तो इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा, जो भी आएगा 0.068 आएगा, क्योंकि मुझे तो रटा हुआ है। बाकी इसको कैलकुलेशन को पूरा देख लेना, ये भी एक बार चेक कर लेना, यही था शायद, तो बाकी देख लेना। बाकी अप्रोच सेम है, अप्रोच सही है, ठीक है। कैलकुलेशन वो देख लेना, बाकी अप्रोच बिल्कुल सही है। ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन, सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सब पे तुम्हारी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिजॉल्व इन बेंजीन, बेंजीन में क्या डिजॉल्व नहीं हो सकता है। पहला देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिजॉल्व इन बेंजीन। फर्स्ट ऑप्शन इज नैप्थलीन, सेकेंड इज एंथ्रासीन, थर्ड इज C6H12O6, डी इज ऑल द अबव। अब यहाँ पे लगेगी तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग। नन ऑफ द अबव नहीं, ऑल ऑफ द अबव है ना। नैप्थलीन बॉल्स सुनी होंगी तुम लोगों ने, सुनी है कि नहीं सुनी है, बिल्कुल सुनी होगी। नैप्थलीन बॉल्स होगी, एंथ्रासीन हो गया, C6H12O6 हो गया। अब बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि यार एंथ्रासीन थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है, इसको कर देते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें अगर एक ऐसे झटके वाली बात बताऊं कि जो तुम्हारा C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज जो होता है वो ही डिज़ोल्व नहीं होता है बेंजीन में। वो क्यों नहीं डिज़ोल्व होता है बच्चों, क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के साथ डिज़ोल्व नहीं होते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होता है, ये तुम्हें पता है, ठीक है। हमें पता है कि जो तुम्हारे ऑपोजिटली अटैच होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर वो उनके साथ अटैच होंगे, ठीक है। इनको क्या ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की ज़रूरत होती है ताकि वो उस दूसरे के साथ बाइंड कर सके, नॉन पोलर और पोलर, ठीक है। बट जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के साथ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो तुम्हारा ये है बेंजीन और ग्लूकोज ये एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व नहीं होंगे। यहाँ पे बेंजीन तुम्हारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। और क्योंकि तुम्हारा नैप्थलीन और एंथ्रासीन भी इसके साथ डिज़ोल्व हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, नॉन पोलर है नेचर में, ठीक है। ये कौन से फोर्सेस, लंडन या फिर वीक फोर्सेस, तुम्हें पता है कि लंडन जो होता है वो वीकेस्ट फोर्स होता है, उसके साथ ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। बट जब वो ग्लूकोज के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ग्लूकोज के साथ वो बाइंड नहीं करेगा क्योंकि ग्लूकोज क्या है, वो पोलर मॉलिक्यूल है। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, आया बिल्कुल आया होगा। आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन ये तो बिल्कुल नॉन आइडियल है, ये भी नॉन आइडियल है, ये भी नॉन आइडियल है। क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन तुम्हारी बुक में दिया है, ये सब तो तुम्हें उसमें दिए हैं, आइडियल सोल्यूशंस में दिए हैं, है ना। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल्स हैं ये फिनॉल, एनिलाइन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में आते हैं। तो इथाइल आयोडीड एंड इथाइल ब्रोमाइड, ये दोनों क्या होते हैं, आइडियल सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है।
हाउ डज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज वैरी विद प्रेशर। तो तुम्हारे जो सॉलिबिलिटी होती है गैसेज की वो प्रेशर के साथ कैसे इंक्रीज करती है। जैसे जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे तुम्हारी सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो तुम्हारी सॉलिबिलिटी होती है, राउल्स लॉ बोल रही हूँ, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि तुम्हारी सॉलिबिलिटी होती है गैसेज की लिक्विड्स में दैट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। इंक्रीज विद द प्रेशर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। Then comes your next question, how does the solubility of a gases in liquid vary with temperature। अगर तुम अभी तो मैंने बताया कि अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो solubility of gas लिक्विड में डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे गर्म पानी में एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया है, यानी कि solubility of gas डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज विद टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लॉ एक्सप्लेन solubility of gases in liquid। हेनरीज लॉ ने तो बताया था कि तुम्हारे गैसेस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में कैसी होती है, दैट इज टोल्ड बाय आवर हेनरीज लॉ। एंड इसके दो लिमिटेशंस भी याद कर लेना, स्कूबा सी डाइविंग एंड जो तुम्हारे कार्बन ड्रिंक्स होते हैं वो। देन कम चूज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन नहीं, एनहेक्सेन एनहेप्टेन नहीं, बेंजीन एंड टोलून नहीं, इथेनॉल एंड हेक्सेन। ठीक है, ये इसका नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल हो गया। विच कंडीशन होल्ड्स फॉर द आइडियल सोल्यूशन, चेंज इन वॉल्यूम शुड बी जीरो। ये तो मैंने बताया था कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू जीरो होता है और डेल्टा वी भी जीरो होता है, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो एंड दीज ओबेज द राउल्स लॉ। तो तुम्हारा ऑप्शन ए बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो गया। देन कम्स द 13 क्वेश्चन, विच कंडीशन होल्ड फॉर अ नॉन आइडियल सोल्यूशन, चेंज इन वॉल्यूम इज नॉन जीरो। तो ये तुम्हारा हो गया। ये ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आंसर ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ईजी जाएंगे, देखना। व्हाट डज हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड अपॉन। हेनरीज कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, सब पे डिपेंड करता है, सो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट इज हाउ इज हेनरीज कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हेनरीज कांस्टेंट, यानी कि जितना ज़्यादा तुम्हारा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी ही कम सॉलिबिलिटी होगी गैस की लिक्विड में। ऐसा क्यों, क्योंकि तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा तो तुम्हारी टेम्परेचर में सॉलिबिलिटी गैस में डिक्रीज हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं, ये क्या हुआ, ये कैसे बजा भाई, ये ये तो भाई बहुत फनी हो गया। वो भी बोल रहे हैं कंग्रेचुलेशन, पहला चैप्टर डन होता है, हम दूसरे पे आ जाते हैं। मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ है ये, क्या क्या हो रहा है यार गाइस। हमने डी एंड एफ ब्लॉक भी पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़ना है, समझ रहे हो। केमिकल काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स, एक रेट ऑफ रिएक्शन को क्या क्या इफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन इफेक्ट करता है, टेम्परेचर, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, ये तुम्हारे एंजाइम्स होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये ऑल्टर करते हैं तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, और इन्हांस भी करते हैं। लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस एरिया रिएक्टेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 5 फैक्टर्स होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, लाइट और तुम्हारा सरफेस एरिया रिएक्टेंट। देन कम्स रेट लॉ या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन। Rate of reaction at given temperature may depend on the concentration of reactant. So the representation of the rate or in so the representation of the rate of reaction in terms of reactant concentration is known as rate law या फिर rate equation या फिर rate expression, जिसको बोलते हैं माइनस डी आर बाई डी टी। आर यहाँ पे रिएक्टेंट है, टी यहाँ पे टेम्परेचर है, इंटू डी पी बाई डी टी, एन पी यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो ये माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए की पार एक्स डॉट बी की पार वाई हो जाता है, ठीक है। एंड ए तुम्हारे क्या है, यहाँ पे तुम्हारे कंपोनेंट्स है, और के क्या है तुम्हारा रेट कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक्स एंड वाई क्या होते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स होते हैं विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक, एंड दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। देन कम्स योर रेट कांस्टेंट, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज यूनिटी। जब तुम्हारे, इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जब तुम्हारा कंसंट्रेशन सारे रिएक्टेंट का यूनिटी हो जाता है, यानी कि आर इक्वल्स टू के हो जाता है। फिर आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की उतनी ही फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगी,
each reaction has definite value of rate constant at a particular temperature and its value for the same reaction changes with temperature. Rate constant reactant concentration of reactant पे नहीं करता है. Then comes your unit of rate constant, वो order of reaction पे depend करती है. Order of reaction क्या होता है? It is the sum of exponents of reactant concentration in rate of expression. जो भी तुम्हारे reactant concentration होते हैं, जब इनका तुम sum करते हो, that is your order of reaction. Molecularity of reaction के कितने number of atoms या फिर molecules react कर रहे हैं chemical reaction में. तुम ये zero order reaction का वो याद कर लो इक्वेशन, दैट इज K इज इक्वल्स टू 1/T R नॉट माइनस R. और यहाँ पे R नॉट क्या होता है? R नॉट होता है तुम्हारा इनिशियल रिएक्टेंट. फिर आ जाता है तुम्हारा और सेकेंड हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज K इज इक्वल्स टू R नॉट माइनस R नॉट बाई 2 अपॉन T हाफ. और ये सब तुम्हें पता क्या है, इनके बस ये याद कर लेने हैं. वैसे तो है नहीं कुछ क्वेश्चन, तो इसमें से एक ही आएगा मुश्किल से, वो भी आ गया तो आ गया, वरना तो नहीं आया था. मेरे इसमें आया था हाँ, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आएगा, वो मैंने आगे डाल रखा है, तुम्हें पता चल जाएगा. टेंशन नहीं लेने का, बहुत ईजी होता है सब, बस बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें याद रखो. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो कि लगती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बट होती नहीं है ड्यू टू ऑल्टर्ड कंडीशन. इसमें एग्जांपल हो जाए तुम्हारे हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, इसका एग्जांपल हो जाता है. देन कम्स योर अरहेनियस इक्वेशन. एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है टू गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ द रेट कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर. इक्वेशन होती है K इज इक्वल्स टू AE की पावर माइनस EA बाई RT. K यहाँ पे रेट कांस्टेंट हो गया, AE क्या हो गया? अरहेनियस कांस्टेंट या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो गया, माइनस A क्या होगी तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, अपॉन R तुम्हारा गैस कांस्टेंट हो गया, T तुम्हारा टेम्परेचर हो गया. ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. देन कम्स योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल, देखो जब तुम्हारे मॉलिक्यूल्स या फिर एटम एक दूसरे से कोलाइड करते हैं ना, तो वो एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना लेते हैं जहाँ पे तुम्हारे रिएक्टेंट्स के बॉन्ड पूरी तरीके से टूटे नहीं होते हैं और तुम्हारे प्रोडक्ट्स के बॉन्ड पूरी तरीके से बने नहीं होते. तो जितनी भी एनर्जीज इंटरमीडिएट को बनाने के लिए लगती है, दैट इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ठीक है. देन कम्स योर थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक रिएक्टेंट को चाहिए टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, दैट इज योर नोन एज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी. Then comes your activation energy. Activation energy is the additional amount of energy that is required by the reactant so that their energy becomes equal to the threshold energy. वो कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हें चाहिए ताकि जो तुम्हारी एनर्जी है वो बन जाए, किसके बराबर बन जाए? वो तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी, तुम्हारी थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू को मीट करे. सो दैट इज नोन एज योर एक्टिवेशन एनर्जी. देन कम्स योर बोल्ट्जमैन फैक्टर. तो बच्चों बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इज नोन एज बोल्ट्जमैन फैक्टर. सब कुछ इतना है नहीं, तुम्हें बस देख लेना एक बार, ऐसे तो नहीं है इतना इंपॉर्टेंट. ठीक है. उसके बाद रोल ऑफ कैटलिस्ट इन रिएक्शन, ये देख लेना, इसमें से आ जाएगा. तो एक कैटलिस्ट क्या होता है केमिकल सब्सटेंस में जो कि ऑल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को. ऑल्टर करता है यानी कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करता है ताकि वो उसको फटाफट करा सके. ठीक है. तो एक कैटलिस्ट का काम यही होता है. ठीक है. और वो खुद कोई भी मतलब परमानेंट केमिकल चेंज में नहीं जाता, बस उसको ऑल्टर कर देता है. ठीक है. और एक केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है वो एक ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड कर देता है रिएक्शन मैकेनिज्म में. ठीक है. एंड एक क्वेश्चन आएगा विद कैटलिस्ट कैन नॉट ऑल्टर. कैटलिस्ट किसको ऑल्टर नहीं कर सकते? गिब्स एनर्जी को ऑल्टर नहीं कर सकते, बट एक कैटलिस्ट जो है वो तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी को ऑल्टर कर सकते हैं. ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं बट नॉन स्पॉन्टेनियस को नहीं कर सकते हैं. और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं कर सकते बट हेल्प कर सकते हैं पुश आगे पीछे से फॉरवर्ड बैकवर्ड करके कि वो एक इक्विलिब्रियम में रीच हो सके. देन कम्स योर एक्टिवेशन एनर्जी. EA इज इक्वल्स टू ET माइनस ER. EA क्या है तुम्हारी? EA इज इक्वल्स टू ET माइनस ER. E है तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी, ET है तुम्हारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ER तुम्हारी क्या? रिएक्टेंट एनर्जी. तो तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू ET माइनस ER यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी. उसका ये जो फॉर्मूला है अरेनियस इक्वेशन का, log K2 by K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एंड यहाँ पे T2 माइनस T1 और T1 T2 वैल्यू अलग है, एक जगह टाइम है, एक जगह टेम्परेचर है, कंफ्यूज मत हो जाना. देन कम्स योर कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन. वैसे तो ये ऐसा कुछ खास है नहीं, पर देख लेना एक बार. एक देख के तो सारी चीज़ें जाते हैं बच्चों, पढ़ के तो सारी चीज़ें जाते हैं, बस वो इंपॉर्टेंट होती है. मैं क्या करती थी ना, मैं पढ़ के तो सब जाती थी. ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी ने बोल दिया इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं पढ़ती थी.
मैं हर एक चीज़ पढ़ती थी, बस मैं ज़्यादा एम्फेसाइज उन चीज़ों पे करती थी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, बिकॉज यू नेवर नोज व्हाट कैन कम। अब मैंने यहाँ पे पेपर तो बनाने नहीं जाना कि मैं तुम्हें बता दूंगी ये इंपॉर्टेंट क्या नहीं, वो तो हमारे टाइम पे ऐसा पेपर आया था, आई कैन हेल्प यू विद दैट ओनली, ठीक है। बाकी मुझे 2 मिनट दो, असेंबली का टाइम हो रहा है, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कब मैं गई और कब मैं आई, ठीक है। बहुत सारे काम भी है आज रात को, तुम्हें वीडियो मिल जाएगी तो 7 बजे 7:20 तक असेंबली होगी एंड देन आई विल बी बैक। जितनी भी आवाज़ें आ रही है अब थोड़ा सा कर लो, गेस्ट रूम में बैठी हूँ, गेस्ट तो आते रहते हैं, ठीक है। तो आई विल बी बैक, बस 2 मिनट रुक जाओ। आई एम सो सॉरी बच्चों, थोड़ा सा लेट हो गया है, वैसे तो आपको पता भी नहीं चला, बट मैं कहाँ थी, कैनवा है। तो एक्चुअली मुझे बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा आइडिया आ गया असेंबली में खड़े होते होते कि वाई नॉट टू मैंने बहुत सारी लाइक आई राइट सेल्फ कंपोज पोम्स, लाइक मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है, लाइक मेरे को लिखने का बहुत शौक है ना। तो ये स्केचिंग एंड ऑल लिखना एंड अच्छा लगता है मुझे काफ़ी, तो मेरे पास बहुत सारी पोम्स ऑलरेडी लिखी हुई पड़ी थी, तो उसमें से एक मम्मा के ऊपर भी थी, तो मैंने कहा वाई नॉट टू जस्ट स्पीक इट विद ऑल फीलिंग एंड ऑल। तो मैंने बस ऑन द स्पॉट, तुम मानोगे नहीं, ऑन द स्पॉट फटाफट निकाला, लाइक फ़ोटोज़ लगाई, मुझे समझ नहीं आया कि मैं एग्जैक्टली क्या फ़ोटोज़ यूज़ करूँ, एंड फिर मैंने वो फटाफट बोल दिया एंड फटाफट पीछे से एक बैकग्राउंड म्यूजिक सूदिंग एंड फुल फीलिंग के साथ बोला एंड इट्स लुकिंग नाइस, या यू कैन चेक इट, शॉर्ट में डाली है मैंने, इट्स नाइस, ठीक है। तो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस जो है अभी बहुत लेट हो गया है, आई नो, ठीक है, बट डोंट वरी, हो जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। अभी तुम्हारी वीडियो भी लेट हो जाएगी क्योंकि ये करने लग गई थी मैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम, मुझे बताना हाँ वहाँ पे शॉर्ट में कि कैसी लगी, एंड शेयर भी करना, लाइक यू कैन डेडिकेट इट, राइट, डेडिकेट भी तो कर सकते हो अपने मम्मा को या फिर जैसे भी है, शेयर करना, ठीक है। कहाँ थे हम, कहाँ थे, वैसे मैंने इसमें ना सारे सेशंस की लाइक ऑर्गेनिक की भी बना ली, तो डोंट वरी, हम ऑर्गेनिक भी करने वाले हैं आज, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक इज नोन एज, द स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म कैसा होता है, फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो गया। द रिएक्शन रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज यूनिटी, ये तो भी पढ़ा था, रेट कांस्टेंट का वो पढ़ा था, है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक्सप्रेशन, सबसे सही क्या है, कोएफिशिएंट टेम्परेचर का n इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री अपॉन रेट कांस्टेंट एट T डिग्री, ये तो सही है, सही है। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक बार देख लेना। व्हेन द टेम्परेचर राइजेज व्हाट हैपेंस टू द पीक ऑफ द कर्व इन द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। जो अब तुम्हारा, वैसे ये क्वेश्चन तुम्हारा इतना है नहीं, ये लाइक इतना नहीं है, बोल्ट्जमैन अभी मैंने बताया ना कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें होता है, तो बट याद कर लेना कि जब तुम्हारा टेम्परेचर राइज करता है तो जो तुम्हारा पीक ऑफ द कर्व होता है वहाँ पे वो पहले शिफ्ट फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, जस्ट उसके लिए। प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर इन रिएक्शन रेट्स कैन रिवील द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। जब हम रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर का करते हैं, एक मिनट, मेरी मौसी का कॉल आ रहा है, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ। लाइक मासीज एंड बुआज एंड मम्मी आर ऑल, व्हाट आर दे, चलो भाई, सॉरी। What effect does temperature have on the half life of a first order reaction? टेम्परेचर का फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन पे क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। जब तुम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला याद होगा, K इक्वल्स टू R0 माइनस R अपॉन T, यही तो था, हाँ, तो वो अगर इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, फॉर्मूला याद करोगे हो जाएगा। और ओनली अ सिंपल होमोजीनियस रिएक्शन रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इंटीग्रेशन मेथड,
इंटीग्रेशन मेथड। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं अबाउट योर फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री डन करते हैं आज, क्योंकि ऑलरेडी टाइम भी बहुत हो गया एंड वो बहुत लेंथी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मी। तो हम सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री करते हैं। कल हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों कर लेंगे, क्योंकि कल भी मेरी छुट्टी है तो मैं बना लूँगी, टाइम से वीडियो बना लूँगी, डोंट वरी। ठीक है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एक साथ कर लेंगे एंड परसों से जो है हम 3 दिन हो गए, फिर उसके बाद हमारे पास तो हम जो है उसको करेंगे, हम करेंगे हमारा 11th करेंगे, डोंट वरी। 11th में 4 चैप्टर्स ये पढ़ने हैं जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किए थे, अभी हम यही करते हैं। ठीक है, एंड मैं तो बता दूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो तुम्हारा सेकंड चैप्टर है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, दैट इज़ नॉट कमिंग। ओके, दैट इज़ नॉट कमिंग। तो इंटीग्रेशन मेथड, देन इन अ थर्ड मिनट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट होती है तुम्हारी रिएक्शन 30 मिनट्स के उसमें। तो जो है वो तुम्हारी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टाइम इट टुक टू कंप्लीट 87.5% ऑफ द रिएक्शन। तो कितना टाइम लगेगा टू कंप्लीट द 87.5 ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें मैं तुम्हें वो बता देती हूँ, एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। तो जो रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट होती है, तो रिजल्ट टी हाफ कितना आ रहा है, T1/2 कितना आ रहा है। अब मुझे कमेंट्स में कमेंट्स आने में लगे हैं, लाइक व्हाट्सएप पे भी, अमेजिंग, वेरी नाइस रिटर्न 30 मिनट्स। ठीक है, बैटरी भी कम है, 30 मिनट्स लग रहे हैं तुम्हें। ठीक है, तो अगर 2 हाफ लाइफ की बात करें तो 75% प्रोसेस अकम्प्लिश हो गई है। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो ठीक है, तो रिजल्ट की बात करें तो T इज इक्वल्स टू 2 × 30 इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स हो गया। तो यहाँ पे T कितना है, 3 है, 3 को 30 से करोगे 90 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इससे तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 × 30 90 मिनट्स हो जाएगा। क्योंकि जो तुम्हारी 3 हाफ लाइफ है उसमें 87.5% रिएक्शन फिनिश हो रही है, तो 87 में 3 से करोगे 3 × 30 हो गया, 90 मिनट्स हो गया। क्वेश्चन बहुत ईजी है, इतना छोटा छोटा ही आएगा। इन अ रिएक्शन व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स होता है कि जो तुम्हारी फ्री एनर्जी होती है ना, जो तुम्हारी फ्री एनर्जी में चेंज होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करते हैं, तो उसी को तो हम ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। व्हाट इज द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर इथाइल एसीटेट हाइड्रोलिसिस। 0 तुम्हारा हीट ऑफ रिएक्शन इथाइल एसीटेट। ये क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, कहीं पे मेंशन्ड है, कहीं पे तो मेंशन्ड है बुक में, तो ये तुम याद रख लो कि तुम्हारा इथाइल एसीटेट का हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 0 होता है। then coming towards your next thing, पूछने आ रहे थे कि गेस्ट रूम में गेस्ट है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं बच्चों। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी इतना करना, केमिकल काइनेटिक्स करना, सोल्यूशन बढ़ के रखना, क्वेश्चन सॉल्व करना, बेसिक्स तैयार करना। कल हम इनऑर्गेनिक कर लेंगे, ऑर्गेनिक भी एक साथ कर लेंगे, फिर 1-2 चैप्टर देख लेंगे उसके। ठीक है, डोंट वरी, हो जाएगा। अब तो केमिस्ट्री बची है, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मेंटल एबिलिटी सब डन कर लिया है। एंड डोंट वरी, बाकी तुम्हें क्वेश्चन मैं बनाती हूँ आज रात बैठ के, थोड़ा मेरा भी काम है वो करती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू स्ट्रीमलाइन विद इकमान। एंड मेरा प्लीज़ वो शॉर्ट जरूर देखना, एंड प्लीज़ हो सके तो उसे शेयर कर देना। ठीक है, and thank you so much, bye।